25 फरवरी 2026 को सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रही थी। उसमें एक शख्स दिखाया गया था जो कि बाइक चला रहा था और बाइक चलाते चलाते एक वीडियो बना रहा था। वो उस वीडियो में कहता है कि मैंने अपनी पत्नी के आशिक की हत्या कर दी है। वो हथियार भी दिखाता है। वो कहता है कि हथियार मेरे पास है और अब मैं अपनी पत्नी की हत्या करूंगा। कुछ पुलिस वालों का नाम भी लेता है। वो कहता है कि मैंने गले में कफन बांधा हुआ है। एक सफ़ेद गमछा उसके गले में था। वो कहता है कि मैंने गले में कफन बांधा हुआ है। जो जो पत्नी अपने पति को छोड़ के भागी है मैं उन सबको मार डालूंगा। मैंने अपनी सारी संपत्ति अपने भाई के नाम कर दी है। मैंने अपने आप को घर वालों से बेदखल कर दिया है। मेरे घर वालों का इसमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब मैं उन सबको मार डालूंगा जो जो अपने पति को धोखा देकर भाग जाती हैं महिलाएं। अब दोस्तों, ये वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ही तेजी से वायरल होता है और ये वीडियो जैसे ही वायरल होता है तो पुलिस वाले इसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो पता चलता है कि ये आदमी एक आदमी की हत्या करके आया है मेरठ में, सनातन मंदिर के पास रामराज मार्केट में। अब उसकी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग भी आ जाती है। अब इस आदमी को ढूंढा जाता है कि ये आदमी कौन है और इसने इसकी हत्या क्यों की है। इस आदमी के बारे में पूरी जानकारी ली जाती है और जब इस आदमी को ढूंढा जाता है तो पता चलता है कि ये जंगली एरिया में छुपा हुआ है, एक गन्ने के खेत में है। पुलिस 26 फरवरी 2026 को उस गन्ने के खेत को चारों तरफ से घेर लेती है। इस आदमी से कहा जाता है कि सरेंडर कर दो, लेकिन ये आदमी सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं था। इसके हाथ में एक हथियार था और ये उस बंदूक को अपने ऊपर तान के बैठा था। वो कहता है कि अगर मेरे से किसी ने हाथ लगाया तो मैं खुद को मार डालूंगा। इससे पूछा जाता है कि भाई तुमने हत्या क्यों की और अब आगे क्यों करना चाहते हो। तो ये कहता है कि 1.5 साल से कोई नहीं आया, जब मेरी बीवी मेरे को छोड़ के भाग गई थी, अब तुम सब आ गए मेरे पास। लेकिन दोस्तों 40 मिनट तक ये आदमी क्या है पुलिस वालों को परेशान करता रहा। ये खेत में बैठ के कभी पानी पी रहा है, कभी बीड़ी फूंक रहा है, लेकिन आखिरकार पुलिस वालों के समझाने के बाद ये आदमी 40 मिनट बाद आत्मसमर्पण कर देता है और फिर इस आदमी को गिरफ्तार किया जाता है और फिर जानकारी ली जाती है कि आखिर इसकी बीवी कौन है, किसके साथ भागी थी और इसने हत्या किसकी की थी। दोस्तों, आज की कहानी इसी आदमी के ऊपर है कि आखिर इसने उस आदमी की हत्या क्यों की। क्या इसकी पत्नी उसके साथ भाग गई थी या इसने छोड़ दी थी, पत्नी कौन है और वजह क्या थी सारी। आज की कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से और मेरठ जिले के अंदर एक तहसील लगती है जिसका नाम है मवाना और मवाना तहसील के अंतर्गत एक थाना लगता है जिसका नाम है बहसुमा और बहसुमा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव लगता है जिसका नाम है नारायणपुर। दरअसल दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 26 फरवरी 2026 की दोपहर लगभग 11:30 बजे के आसपास का समय होता है। पुलिस को सूचना मिलती है कि नारायणपुर का रहने वाला प्रदीप बहसुमा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है कलवाड़ा। कलवाड़ा गांव के पास जंगली एरिया में है जो कि गन्ने का खेत है। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, लगभग 11:30 बजे के आसपास का समय होता है। उस पूरे गन्ने के खेत को सब तरफ से घेर लेते हैं। वहीं पे प्रदीप बैठा हुआ होता है, उसके हाथ में तमंचा होता है। अब पुलिस वाले धीरे धीरे करके प्रदीप के पास जा रहे थे और प्रदीप से कहते हैं कि तमंचा को फेंक दो। अब जैसे ही प्रदीप देखता है कि पुलिस वाले आ गए तो वो क्या करता है, पुलिस के ऊपर तमंचा तान देता है। वो कहता है कि मेरे से दूर रहो, अगर तुम लोग मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। पुलिस वाले कहते हैं कि हम तुम पे जवाबी फायर करेंगे, तुम जख्मी हो जाओगे, फायदा क्या है। तो इसके बाद वो क्या करता है, अपने ऊपर ही बंदूक तान देता है। वो कहता है कि तुम लोग मुझे पकड़ने के लिए आए हो ना, लो पकड़ के दिखाओ, मैं अपने आप को गोली मार दूंगा। अब पुलिस वाले से समझाते हैं, बुझाते हैं। ये कहता है कि भाई जब मेरी बीवी मुझे छोड़ के भागी थी तब मेरा साथ देने कोई नहीं आया, आज मैंने उसके आशिक की हत्या क्या कर दिया, तुम सब लोग मुझे गिरफ्तार करने के लिए आ गए। अब पुलिस वाले कहते हैं कि भाई हम तो उस समय थे ही नहीं, हम तो दूसरे पुलिस वाले, उस समय कोई और पुलिस वाला रहा होगा, अब हम लोग हैं तो हम तुम्हें पकड़ने आए हैं, अब तुम ऐसा करो आत्मसमर्पण कर दो। प्रदीप किसी की नहीं सुनता। वो कहता है कि पहले मैं पानी पीना चाहता हूँ, मुझे प्यास लग रही है। उसे पानी की बोतल दी जाती है। इसके बाद वो कहता है कि मैं बीड़ी पीना चाहता हूँ। पुलिस वाले उसको बीड़ी भी प्राप्त करवाते हैं, बीड़ी पीता है। पुलिस वाले बहुत देर तक लगे रहते हैं, लगभग 40-45 मिनट का समय गुजर जाता है, लेकिन प्रदीप क्या है, उनके हाथ नहीं आ रहा होता। बड़े बड़े अधिकारी आते हैं, उसे बड़े प्यार से समझाते हैं और जब उसे बड़े प्यार से समझाया जाता है तो लगभग 12:45 बजे के आसपास यानी कि 12:45 के आसपास प्रदीप जो है अपने हथियार को नीचे छोड़ देता है और आत्मसमर्पण कर देता है। इसके बाद प्रदीप को गिरफ्तार किया जाता है
और गिरफ्तार करके उसे थाने ले जाया जाता है और फिर उससे पूछा जाता है कि आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था, तुमने उस आदमी की हत्या क्यों की। अब दोस्तों इसके बाद प्रदीप क्या है शुरू से लेकर आखिर तक की पूरी कहानी सुनाता है कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था, उसने उस आदमी की हत्या क्यों की और इस सारे ड्रामे की आखिर वजह क्या थी। दोस्तों अब कहानी शुरू होती है साल 2017 से। दरअसल होता क्या है, नारायणपुर गांव के दो लड़के थे जिसमें बड़े बेटे का नाम था परविंदर और दूसरे बेटे का नाम था प्रदीप। अब परविंद और प्रदीप की शादी तय हो गई थी और उन दोनों की शादी तय हुई थी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के भोपा थाना क्षेत्र के अंतर्गत नगला बुजुर्ग गांव है, वहां की दो लड़की थी। बड़ी बहन का नाम था रूबी और छोटी बहन का नाम था पूनम। इन दोनों बहनों की शादी तय हुई थी। बड़ी बहन जो है परविंद के साथ रूबी और परविंद की शादी हुई थी और प्रदीप और पूनम की शादी हुई थी और ये तारीख थी 3 जुलाई 2017। 3 जुलाई 2017 को इन दोनों की शादी हो जाती है और शादी के बाद ये दोनों बहनें जो हैं एक ही घर में आती हैं, एक ही ससुराल होता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इस घर की जो मुखिया हैं उनका नाम है ऊषा। ऊषा के पति की बहुत पहले मृत्यु हो चुकी थी। इनके 3 बेटे थे जिसमें अरविंद, परविंद और तीसरे बेटे का नाम था प्रदीप। प्रदीप की शादी जो है पूनम नाम की महिला के साथ होती है, लड़की के साथ होती है और प्रदीप जो है गाँव में ही एक क्लिनिक चलाता था, ये डॉक्टर था। सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन धीरे धीरे करके क्या होता है, जो प्रदीप है उसका जो क्लिनिक है उस पर काम बहुत कम हो जाता है। अब जब काम कम हो जाता है तो पैसे की कमाई होती नहीं है और जब पैसे की कमाई नहीं होती तो घर में कलह कलेश होते थे। इनके घर में से रोजाना कैसे अड़ोसी पड़ोसियों की लड़ाई झगड़े की सी आवाज़ आती थी। अड़ोसी पड़ोसियों का कहना भी यही है। अब होता क्या है, काम कम था, पैसे की कमाई कम थी, पूनम और प्रदीप के बीच में रोजाना कैसे लड़ाई झगड़े होते थे। इसके बाद प्रदीप क्या सोचता है कि क्यों ना मुजफ्फरनगर जाया जाए, वहीं पे जाके अपना क्लिनिक चलाया जाए और भाई शहर में जाएंगे तो शहर में ज़्यादा क्लाइंट आएंगे, गांव में कम क्लाइंट हैं। इसीलिए वो क्या करता है, कुछ समय बाद मुजफ्फरनगर चला जाता है। मुजफ्फरनगर जाता है, उसी बीच में उसकी 2 बेटियां होती हैं। दोनों बेटियों का नाम होता है, पहली बेटी का नाम होता है चुनमुन और दूसरी बेटी का नाम होता है साक्षी। दोनों बेटी होती हैं छोटी छोटी। अब प्रदीप जो है पूनम अपनी दोनों बेटियों के साथ में मुजफ्फरनगर में रहता था, वहीं पे क्लिनिक चलाता था। सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन वहाँ पे भी पूनम और प्रदीप के बीच में कलह कलेश होते ही रहते थे। अब थोड़े समय बाद क्या होता है, इनकी माँ है ऊषा। ऊषा क्या है, मुजफ्फरनगर चली जाती है। उनका बेटा है डॉक्टर है, उसे जानकारी थी। ऊषा को क्या है, रसौली की दिक्कत थी। अब रसौली की दिक्कत थी तो इसीलिए ऊषा क्या है, अपने बेटे के पास चली जाती है, प्रदीप के पास, वहीं पे जाके रहने लगती है। प्रदीप अपनी माँ का रसौली का ऑपरेशन भी करवाता है। समय गुजरने लगता है और समय गुजरते गुजरते साल आ जाता है 2024। 2024 में क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। जो माँ है वो अपने बेटे के पास ही थी। अब करवा चौथ का समय आता है। करवा चौथ के समय पे जो पूनम है वो अपनी माँ से कहती है, यानी कि अपनी सास से कहती है ऊषा से कि माँ आप ऐसा कीजिए, गाँव जाइए, क्योंकि जो त्यौहार है वो हमेशा अपने घर पे ही बनना चाहिए और आप यहाँ पे हैं, इससे अच्छा आप गांव जाइए, वहाँ पे भैया हैं, भाभी हैं, सब लोग हैं, आप उनके साथ में जाके त्यौहार मनाइए, मैं यहाँ पे त्यौहार मना लूँगी। ऊषा अपनी बहू की बात मान भी लेती है। इसीलिए वो क्या करती है, करवा चौथ की रात को, साल 2024 की बात है, उससे 1 दिन पहले वो गाँव आ जाती है। अब ऊषा तो गाँव आती है लेकिन जो वहाँ पे शहर में पूनम थी मुजफ्फरनगर में, पूनम वहाँ से गायब हो जाती है। और पूनम जब गायब हो जाती है तो प्रदीप बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो फ़ोन करता है अपने गांव में, अपने ससुराल में, सब जगह फ़ोन करता है कि पूनम घर से गायब हो गई है, वो कहाँ है। अब जैसे ही ये वाली बात सामने आती है कि पूनम गायब हो गई है तो शोर मच जाता है। प्रदीप के भाई आ जाते हैं शहर, पूनम के घर वाले आ जाते हैं कि आखिर भाई पूनम गई तो गई कहाँ। इसके बाद में क्या होता है दोस्तों, पूनम की मिसिंग की रिपोर्ट लिखाई जाती है। अब पूनम की मिसिंग की रिपोर्ट लिखाई जाती है। पुलिस वाले ज़्यादा ध्यान नहीं देते शुरुआत में, लेकिन जब घर वालों का प्रेशर ज़्यादा होता है तो पूनम को ढूंढा जाता है। उसके मोबाइल को सर्विलांस पे डाला जाता है और जब उसके मोबाइल को सर्विलांस पे डाला जाता है तो पूनम की लोकेशन निकल के आती है और जब पूनम की लोकेशन निकल के आती है तो पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। और जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो पता चलता है कि पूनम जो है गायब नहीं हुई थी। पूनम जो है किसी के साथ भाग गई थी करवा चौथ की रात को और उस आदमी का नाम था सुनील गावा उर्फ सुरेंद्र। सुनील गावा जो है हरियाणा के पानीपत का रहने वाला था, लेकिन फिलहाल में वो कुरुक्षेत्र मेरठ में रह रहा था और उसी के साथ ये जो पूनम है वो भाग गई थी। अब
प्रदीप को ये वाली बात पता चलती है कि उसकी पत्नी किसी और के साथ भाग गई है और उसके साथ रह रही है, तो उसको बहुत बुरी लगती है ये वाली बात। अब पूनम को समझाया जाता है कि भाई देखो, तुम्हारे 2 बच्चे हो गए हैं, 2 बेटियां हैं छोटी छोटी, तुम उन्हें छोड़ के किसी और के साथ भाग रही हो, तुम्हारी बेटियों के ऊपर क्या तुम्हारी छवि जाएगी, क्या असर पड़ेगा। अपने पति के साथ रहो, वो अच्छा आदमी है, डॉक्टर है, सब तरह से अच्छा है, तुम्हारे साथ क्या बुरा करता है। तो पूनम क्या है, बहाने लगाने लगती है। वो कहती है कि मुझे प्रदीप के साथ नहीं रहना, मुझे तो सुनील के साथ ही रहना है। अब उसे समझाया जाता है, गाँव में जो है पंचायत जोड़ी जाती है। पंचायत के बाद पूनम जो है अपने बाप के घर पर रहती है। 14 दिन तक वो अपने पिता के घर पे रहती है, लेकिन फिर से वो गायब हो जाती है। अब जैसे ही गायब होती है तो सब लोग समझ जाते हैं कि भाई वो कहाँ गई। अब इसके बाद में जो प्रदीप है वो उसे ज़्यादा ढूंढता नहीं है। इसके बाद क्या होता है, पूनम सामने आ जाती है, फिर इन लोगों का जो है तलाक की कहानी आगे बढ़ती है। तलाक लिखित में होता है, लिखित में तलाक होने के बाद पूनम जो है वो सुनील के साथ रहना शुरू कर देती है। इसके बाद वो सुनील के साथ ही रह रही थी, लेकिन पूनम की जो 2 बेटियां हैं वो उसके पहले पति यानी कि प्रदीप के पास थी। इसीलिए क्या होता है, पूनम एक बेटी को अपने साथ ले जाती है, लेकिन प्रदीप क्या करता है, जाता है उनके घर पे, उस बेटी को ले आता है। अब इसके बाद में जो पूनम है वो क्या करती है, सुनील के साथ में कोर्ट मैरिज कर लेती है। न्यूज़ पे दिखाया जा रहा है कि कोर्ट मैरिज करने वाले थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, कोर्ट मैरिज हो चुकी थी पहले ही। अब कोर्ट मैरिज कर लेती है। इसके बाद पूनम को एक बेटा भी होता है, बेटा हो जाता है, वो किसी कारण मर जाता है, लेकिन बच्चा बच नहीं पाता। अब क्या होता है दोस्तों, पूनम के मन में आई होगी कि उसकी 2 बेटियां हैं, उनको लेके आया जाए। इसीलिए पूनम और सुनील क्या करते हैं, वो प्रदीप को वीडियो कॉलिंग करते हैं, उसे गालियां देते हैं और कहते हैं, और जो सुनील है वो कहता है कि जिस तरह से तेरी बेटी को लेके गया था मैं वैसे ही, तेरी पत्नी को लेके गया था वैसे ही तेरी बेटियों को ले जाऊंगा। गाँव में जब प्रदीप घूमता था तो उसके गांव के लोग जो है उसे ताने से मारते थे कि देखो इसकी पत्नी से छोड़ के भाग गई, ये अपनी पत्नी को रोक नहीं पाया। ये वाली बात जो है प्रदीप को बहुत ज़्यादा चुभती थी। कहाँ तो वो एक इज्जतदार डॉक्टर था पहले गांव में, लेकिन आज गांव में उसकी हंसी उड़ रही है। इसीलिए प्रदीप जो है मन ही मन ठान लेता है कि वो क्या करेगा, वो अपनी पत्नी पूनम और उसके आशिक सुनील की हत्या कर देगा। इसीलिए वो क्या करता है, 2 महीने से प्लानिंग करता है कि कैसे इन दोनों को मारा जाए। इसके बाद सुनील किसी शख्स से मिलता है, उससे 3 तमंचों की व्यवस्था करवाता है, 3 तमंचे लेकर भी आता है, और फिर जो सुनील है उसकी पत्नी का दूसरा पति उसके ऊपर नज़र रखना शुरू कर देता है कि वो कितने बजे कहाँ जाता है, कितने बजे घर से निकलता है, कहाँ बैठता उठता है, कौन यार दोस्त हैं। ये सारी चीज़ पर पूरे 2 महीने तक उसने निगाह रखी थी। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, तारीख आती है 25 फरवरी 2026। 25 फरवरी 2026 की बात है। सुनील जो है अपनी बाइक से रामराज बाजार में जा रहा था, मेरठ के अंदर मेन बाजार है, नामी बाजार है। अब सुनील जो है अपनी बाइक से जा रहा था, प्रदीप ने उसके ऊपर नज़र रखी हुई थी। तभी जब सुनील है रामराज बाजार से निकल के सनातन मंदिर के पास होके जाता है, तो सनातन मंदिर के पास प्रदीप क्या करता है, पीछे से ही उस पर गोली मार देता है। जब उसको एक गोली लगती है तो वो सीधी उसकी कमर में लगती है। कमर में जैसे ही गोली लगती है तो सुनील जो है अपनी गाड़ी को रोकता है, वो संभल नहीं पाता, नीचे गिर जाता है। इतनी ही देर में प्रदीप भागा भागा आता है, उसके कनपट्टी पे बंदूक रखता है और एक और फायर कर देता है। दूसरी गोली उसकी कनपट्टी पे मारी और तीसरी गोली जो है उसकी कमर में मारी। 3 गोलियां उसमें मारता है और फिर वहाँ पे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है और फिर क्या करता है, प्रदीप क्या है, गाड़ी चला रहा होता है। गाड़ी चलाते चलाते उसने 4 मिनट का एक वीडियो बनाया, उसमें वो सारी बात बताता है। वो कहता है कि भैया देखो, मैंने अपनी सारी संपत्ति अपने भाई के नाम कर दी है और मैं घर से जो है न्यारा हो गया हूँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैंने अपनी पत्नी के आशिक में गोली मार दी है, अब अपनी पत्नी को भी मारूंगा और जो जो औरतें अपने घर से भाग जाती हैं मैं उन सबको मार डालूंगा, और मैंने अपने गले में कफन बांधा हुआ है, अब मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, और बहुत सारी बातें करता है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, वो जब वहाँ से भाग जाता है तो ये सोशल मीडिया पे डाल देता है, इंस्टाग्राम पे। वो ये भी बोलता है कि इस वीडियो को शेयर करो, सब तक पहुँचाओ, ताकि और पत्नी किसी और पति को धोखा ना दे। अब इसके बाद जब ये वाली बात सोशल मीडिया पे फैल जाती है और इधर पुलिस को पता भी चल जाता है कि हाँ किसी की हत्या की गई है। इधर तो पुलिस उस हत्यारे को ढूंढ रहे थे जिसने सरदार की हत्या की है, और इधर सोशल मीडिया पे उसने वीडियो डाल दी थी कि मैंने ऐसे ऐसे हत्या की है। अब जब सरदार जी का नाम सामने आया तो सुनील था, सुनील गावा। अब
पुलिस जो है अब प्रदीप को ढूंढने में लग जाती है कि प्रदीप गया तो गया कहाँ। पुलिस शाम के समय पे प्रदीप के घर पे जाती है, उसकी माँ उषा मिलती है, उसकी भाभी रूबी मिलती है, ये दोनों मिलती हैं। वो पूछती हैं कि क्या हुआ। वो बताते हैं कि तुम्हारे बेटे ने किसी की हत्या कर दी है, हम इसीलिए उसे ढूंढ रहे हैं। माँ और भाभी चौंक जाते हैं कि भाई प्रदीप किसकी हत्या कराया है, वो तो बड़ा सीधा साधा आदमी था। अब इसके बाद में क्या होता है दोस्तों, पुलिस वाले जो प्रदीप है उसकी कॉल डिटेल निकलवाते हैं, उसकी लोकेशन निकलवाते हैं और गुप्त सूचना से भी उनको पता चलती है कि 26 फरवरी को मेरठ के बहसुमा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कलवाड़ा गांव है और कलवाड़ा गांव के पास एक गन्ने का खेत है। प्रदीप वहीं पे बैठा हुआ है। अब पुलिस वाले लगभग 11:30 बजे के आसपास उस खेत के पास पहुंच जाते हैं, उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और फिर प्रदीप को समझाने की कोशिश की जाती है। लगभग 40-45 मिनट का समय लगता है। प्रदीप कभी उनके ऊपर बंदूक तानता है, कभी अपने ऊपर तानता है। वो कहता है कि पहले तो मेरा साथ किसी ने दिया नहीं, अब पुलिस वाले मुझे गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। और पानी पीता है, गर्मी लग रही होती है उसे, बीड़ी भी पीता है। पुलिस वाले बड़े प्यार से धैर्य के साथ इंतजार करते हैं कि कभी अपनी बंदूक को नीचे रखे। इसके बाद आखिरकार 12:45 बजे के आसपास प्रदीप क्या है अपने तमंचे को छोड़ देता है, सरेंडर कर देता है। इसके बाद पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले जाती है और फिर जो कहानी निकल के आती है वो मैंने आपको सुनाई है। लेकिन दोस्तों इसके बाद क्या होता है, मीडिया वाले क्या करते हैं, प्रदीप के घर पे पहुंच जाते हैं। प्रदीप की माँ उषा मिलती है वहाँ पे, उषा से इंटरव्यू लिया जाता है। तो उषा बताती है कि मेरा बेटा जो है दूध का दूल्हा था, पूरे गाँव में आप चले जाओ उस जैसा आदमी आपको मिलेगा नहीं, कोई उंगली नहीं उठा सकता। मेरा बेटा कभी किसी को गाली नहीं देता था। लेकिन जो उसकी पत्नी है पूनम और उसका आशिक जो है उसे बार बार वीडियो कॉल करते थे, उसे टॉर्चर करते थे, उसे परेशान करते थे और वो कहते थे कि जैसे तेरी बीवी को उठा के लेके गया वैसे तेरी दोनों बेटियों को उठा के ले जाऊंगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू नामर्द है। और उसे भला बुरा बोलते थे। गाँव के लोग मेरे बेटे की हंसी उड़ाते थे। और जो उसकी भाभी है रूबी, उसका इंटरव्यू होता है, वो भी साफ कहती है कि मेरी बहन गलत है ना कि मेरा देवर। दरअसल रूबी और पूनम दोनों बहन भी थीं और दोनों देवरानी जेठानी भी थीं, लेकिन उसने अपनी बहन पूनम को ही गलत बताया, ना कि अपने देवर को। उसने प्रदीप की हमेशा तारीफ की, उसने कहा कि मेरा देवर बहुत अच्छा है। और पूनम ने ही जिद की थी प्रदीप से शादी करने के लिए कि वो उससे शादी करेगी, लेकिन आज उसको छोड़ के वो किसी और के साथ भाग गई। मेरे देवर को इन लोगों ने बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया है। पूनम की 2 बेटियां थीं, चुनमुन और साक्षी। दोनों बेटियों को उसकी बहन पाल रही है रूबी, और रूबी को ही वो माँ समझती हैं। वो अपनी माँ को तो पहचानती भी नहीं है। दोनों बच्चियों को पढ़ाती है, लिखाती है, खिलाती है, पिलाती है। प्रदीप ने अपनी सारी संपत्ति अपने बड़े भाई के नाम कर दी थी, परविंदर के नाम। परविंदर पूनम का रूबी का पति है, ताकि जितनी संपत्ति है, खेत वगैरह सारी चीज़ उसने अपने भाई के नाम पे इसलिए किया था कि उसका भाई जो है उसकी दोनों बच्चियों की अच्छी तरह से देखभाल कर सके, पढ़ा लिखा सके, बड़ी हो जाए तो शादी कर सके। अब दोस्तों माँ और भाभी का तो इंटरव्यू हो गया था। अब इसके बाद होता है पूनम का इंटरव्यू। और जब पूनम का इंटरव्यू होता है तो पूनम साफ कहती है कि वो सुनील को 8 साल पहले से ही जानती थी। दरअसल वो अपनी भुआ के घर पे जाती थी, तो भुआ के घर पे जो है घर के पास ही सुनील रहता था। वहीं पे इन दोनों की दोस्ती हुई थी और दोस्ती प्यार में बदल गई थी। लेकिन इसके बाद में जो पूनम के परिवार वाले हैं उन्होंने उसकी शादी प्रदीप के साथ करवा दी। इसीलिए पूनम क्या है, सुनील से बात करना बंद कर देती है। अब जब उसने सुनील से बात करना बंद कर दिया शादी के बाद, वो प्रदीप के साथ रहती थी। लेकिन प्रदीप को कैसे ना कैसे करके पता चल गया कि पूनम का जो है सुनील नाम के आदमी के साथ चक्कर था। दोस्तों चक्कर कंटिन्यू था, इसीलिए वो उसे मुजफ्फरनगर लेके गई। प्रदीप को पता चल गया था कि उसकी पत्नी का चक्कर सुनील के साथ है, इसीलिए वो घर में कलेश करता था। वैसे कोई कलेश नहीं करता था। लेकिन पूनम ने जो है अपने पति के ऊपर आरोप लगाए। वो कहती है कि वो तो जुआ खेलता था, सट्टा खेलता था, शराब पीता था, मुझे मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से टॉर्चर करता था, पीटता था बुरी बुरी तरह से। इसीलिए मैं परेशान हो गई और इसीलिए मैं अपने आशिक सुनील के साथ भाग गई। जिस समय पे पूनम का इंटरव्यू हो रहा था उस समय पे उसके चेहरे पे कोई भी शिकंज नहीं थी। उसके जो दूसरा पति है सुनील, उसकी हत्या हो गई है। किसी का पति मर जाता है तो वो रोती है, उसके चेहरे पे हंसी दिख रही थी। और जो पहला पति है प्रदीप, वो जेल चला गया है, तब भी उसे कोई दुख नहीं, कोई खुशी नहीं, कुछ नहीं, उसका चेहरा बिल्कुल क्लीन दिख रहा था। और दूसरी बात पूनम कहती है कि जो मेरा बेटा मरा है उसकी मौत का जिम्मेदार भी प्रदीप है, क्योंकि उसे जब पता चला था कि मेरा बेटा हुआ है
इन दोनों ने क्या तलाक कर लिया था। तलाक के बाद पूनम और सुनील ने क्या कोर्ट मैरिज कर ली थी। अब प्रदीप को ये वाली बात पता चली कि पूनम को एक बेटा पैदा हुआ है, इसीलिए वो वहाँ पे पहुँच जाता लड़ने के लिए, जिसकी वजह से पूनम की बेटी को चोट लग जाती है और चोट लगने की वजह से उसका बेटा मर जाता है। वो कहती है कि मैंने पुलिस में इसकी रिपोर्ट भी लिखाई थी, लेकिन पुलिस ने हमारा साथ नहीं दिया। अब पूनम का क्या कहना है? पूनम कहती है कि मेरे पति को दो फांसी, क्योंकि उसने मेरे दूसरे पति की हत्या कर दी, या फिर उसे उम्र कैद की सजा दो, वो कहीं बाहर नहीं आना चाहिए, नहीं तो ये बाहर आके मुझे मेरे परिवार वालों को मार डालेगा। और तीसरी चीज़ कहती है कि इसकी जितनी भी संपत्ति है वो सारी संपत्ति मुझे दो, मैं अपनी बेटियों को खुद पालूंगी। पहले तो वो भाग गई अपने आशिक के साथ, लेकिन अब कह रही है कि सारी संपत्ति मुझे मिलनी चाहिए, मैं अपनी बेटियों को खुद पालूंगी, मैं नहीं चाहती कि ये लोग मेरी बेटियों को पालें। अब दोस्तों ये सारी कहानियां निकल निकल के सामने आ रही है। पूनम कुछ कह रही है, प्रदीप कुछ कह रहा है, उसकी माँ कुछ कह रही है, भाभी कुछ कह रही है। लेकिन दोस्तों प्रदीप जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। कहानी का सार यही है, आपको परेशान करना या विचलित करना कुछ भी नहीं है। इन लोगों ने कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा कि वो इतना परेशान हो गया, परेशान होने की वजह से ही उसने हत्या कर दी। लेकिन हत्या करना गलत है, इसको मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, हत्या करना गलत है। अरे कोई ताने दे रहा है तो छोड़ो, बात मत करो, उससे इग्नोर करो, अपनी बच्चियों को पालो। अब उसकी तो हत्या कराया, खुद जेल चला गया हमेशा के लिए। अब दोनों बच्चियों को भैया भाभी पाल रहे हैं, अगर वो होता तो ज़्यादा अच्छी तरह से पालता। अरे इतना ही तो ये गुस्सा आ रही थी तो तू भी दूसरी शादी कर लेता तेरी पत्नी की तरह, तो अपनी दूसरी पत्नी के साथ खुश रहता। लेकिन कभी कभी क्या होता है, गुस्सा कुछ ज़्यादा आ जाता है तो गुस्से में लोग क्या है, होश खो बैठते हैं। प्रदीप ने भी होश खो दी और उसने जाके सुनील की हत्या कर दी। दोस्तों आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में, आप जरा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।